वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा न्यूक्लियस में दो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। ओके, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पार्टिकल, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, सो एटॉमिक न्यूक्लियस में हमारे दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। द प्रोटॉन क्या होता है? यहाँ पे प्लस ई चार्ज होता है इस पे, और इसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होता है? 1840 टाइम्स लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन मास के। और यहाँ पे द प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम Z = 1। ये क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। इस पे चार्ज हमारा जीरो होता है और इसका मास कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 की पावर -27। ओके, तो the fact that the mass of the neutron exceeds the mass of the proton by 2.5 टाइम्स, यानी ये केवल 2.5 टाइम्स लार्जर देन होता है किसके? हमारे प्रोटॉन के होता है। इलेक्ट्रॉनिक मास ऑफ द इसेंशियल इंपॉर्टेंट इट फॉलो इट फॉलो फ्रॉम दैट द न्यूट्रॉन क्या होता है? इज इन फ्री स्टेट स्टेट होता है। ओके, विथ हाफ लाइफ इसकी क्या होती है? इक्वल टू 12 मिनट तक होती है। न्यूट्रॉन हमारा स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफॉर्म किस में होता है? प्रोटॉन में, बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन ए। ओके, सो यहाँ पे पार्टिकल कार्ड क्या कहते हैं? इसको एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे न्यू बार को। यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन किस में एक्सचेंज होता है? ये 12 मिनट के लिए एग्जिस्टेंस में रहता है और उसके बाद ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन हमारा कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में, और यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो आता है। सो ये हो गया हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। सो इसमें कुछ डिफिनेशन है। जैसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? यानी न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो? डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोन्स क्या कहते हैं? कि न्यूक्लियाई विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर एंड बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जेड आर कॉल्ड द आइसोटोन्स। यानी न्यूक्लियाई विद द सेम, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर जेड हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोबार्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियाई विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड द आइसोबार्स। ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें सेम मास नंबर हो और लेकिन क्या हो? उसका उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो, उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है? ये एक 1 फर्मी के इक्वल होता है, यानी 10 की पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। सॉरी, -15 मीटर के इक्वल होता है। रेडियस कितनी होती है इसकी? R = R0 A⁻1/3। और वेयर R0 की क्या है हमारा? R0 = 1.5 1.1 इंटू 10 की पावर -15। वेट अ मिनट, ये माइनस है। ओके, ये -15 है। ऑर्डर क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर, यानी वन वन फर्मी। और रेडियस इसका क्या होता है? R = R0। और यहाँ पे वेट मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा? R = R0 A⁻1/3। ए क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर है। ओके, सो एटॉमिक मास है। ए हमारा क्या है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ द एटम है। और R0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसको क्या कहते हैं? इम्पेरिकल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.1 इंटू 10 की पावर -15। डेंसिटी की बात कर ले तो यहाँ से डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन एक, और टोटल हमारे यहाँ पे ए थे, तो A × और डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 4/3 πr³ यहाँ पे r की वैल्यू R0 A⁻1/3 पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू 3 MP डिवाइड बाई 4 πr0 का क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है डेंसिटी, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी बनेगी वो की जो डेंसिटी आ जाएगी 3 × 10 की पावर 17 kg/m³ आ जाएगी। तो मास, अब हमला हमारा अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड मास एंड द एक्चुअल मास। यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड मास एंड एक्चुअल मास का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो लेट से हमारा एक्सपेक्टेड मास कितना हो जाएगा? ZMP, और ये न्यूट्रॉन हो गया A-ZMN। और यहाँ पे ऑब्जर्व मास कितना होता है? एटम का मास -ZME। ठीक है, तो यहाँ से इट इज फाउंड दैट हमारा जो ऑब्जर्व मास होता है वो लेस देन क्या होता है? एक्सपेक्टेड मास के। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा हेंस मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व, यानी डेल्टा M = ZMP प्लस A-ZMN माइनस, और ये M एटम माइनस ZME, ये हो जाएगा हमारा मास डिफेक्ट की वैल्यू। तो यहाँ से अगला टॉपिक आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है?
यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियस सम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इज लिबरेटेड, यानी जब हमारा न्यूक्लियस बनता है तो हमारी कुछ एनर्जी निकल निकलती है। ओके, द बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क दैट मस्ट बी डन टू द स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग, यानी बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से हम द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास एंड ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम इक्वल टू एम जेड पी माइनस ए माइनस जेड एम एन और मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी में बेसिकली हम एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे और इसमें सी स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो यही एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी, यानी मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाता है हमारा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, यानी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियॉन्स और मल्टीप्लाई बाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस है ना, तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा मास डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगी, ये न्यूक्लियस इसका बन गया ऑक्सीजन का। यहाँ से मास इंक्रीज करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ये भी न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ से 8 एम पी प्लस 8 एम एन कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन के। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8 एम पी प्लस 8 एम एन, ये मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एम कितना हो जाएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम सी इन एम ए एम यू लिखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो हम बाइंडिंग एनर्जी को, ये डिफरेंट मासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो हम इसकी स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालते हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी। ये स्टेबिलिटी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती, बट बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना हो जाता है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर। ओके, और ये इसकी स्टेबिलिटी शो करती है। यानी कर्व की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और ये हो गया हमारा मास नंबर। ये हमारा कर्व कुछ इस टाइप का बनता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है किसके लिए, आयरन के लिए, ठीक है। आयरन के लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, यानी आयरन हमारा सबसे स्टेबल पार्टिकल होता है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे पहले क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये मैक्सिमम होता है किसके लिए, ए इक्वल टू 62, यानी निकेल के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.7946 प्लस माइनस 0.0003 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस, मीन्स मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर इन द रीजन ऑफ द ए इक्वल टू 62 के लिए बन गया। उसके बाद हमारा आयरन आता है। ओके, तो यहाँ से हेवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हेवी न्यूक्लियाई अचीव स्टेबिलिटी बाई ब्रेकिंग इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारा हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिपल्शन के कारण ये हमारा ब्रेक हो जाता है और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग फिजन रिएक्शन करते हैं, और दो छोटे न्यूक्लियाई हमारे जब जब एक दूसरे में फ्यूज होके एक लार्ज मास नंबर बनाते हैं और वो फिर स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग फिजन रिएक्शन कहते हैं। तो इस इन बोथ रिएक्शन प्रोड्यूस आर मोर स्टेबल इन द कंपेरिजन टू रिएक्टेंट एंड द क्यू वैल्यू इज, इसमें क्या होती है, ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, न्यूक्लियर कोलिजन। तो न्यूक्लियर कोलिजन कैसे होता है, वी कैन रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियर कोलिजन और अ रिएक्शन बाय द फॉलोइंग नोटेशन। तो यहाँ पे लेट से एक्स हमारा है और ये वाई है, ठीक। तो ए हमारा बम्बार्डिंग पार्टिकल है, ये हमारा एक्स रेस्ट पे था और ये इससे कंबाइंड किया तो ये क्या बनाया हमारा वाई प्लस बी बनाया, ठीक। तो वी कैन अप्लाई फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ए हमारा एक्स से कंबाइंड किया, वाई प्लस बी बनाया, तो लेट से इसकी एनर्जी कितनी थी, K1 और K2, ये K3 और K4 थी, ठीक। तो बाई मास एनर्जी कंजर्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2, और इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, Ma प्लस Mx और C का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसकी एनर्जी के इक्वल, यानी K3 प्लस K4 और My प्लस Mb और ये C का स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन और कोलिजन इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू, यानी किसी भी इन रिएक्शन में हमारी जो एनर्जी निकलती है
उसको क्या कहते हैं हम लोग क्यू वैल्यू। तो यहाँ से क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से K3 प्लस K1 प्लस K1 प्लस K2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आर, यानी समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू होता है। ठीक है, क्यू वैल्यू क्या हो गया कि यहाँ पे सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, इसको हम क्यू वैल्यू से डिफाइन कर देंगे। तो क्यू वैल्यू यदि बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में देखा जाए तो क्यू वैल्यू समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज द क्यू वैल्यू। ओके, तो यहाँ से ये हमें क्यू वैल्यू मिल गया। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, लेट अस फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे हीलियम और हीलियम एटम मिलके हमें बेरिलियम एटम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, लेट से ये एक्स है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस बेरियम एटम के लिए कितना है, वाई है। तो क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी हमारी 8y-8x हो जाएगी। ठीक, तो ये 8y-8x हो गई, और क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से जेड एक्स है। ठीक है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो हमारे मास में कितना कम, सॉरी, एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा, और यहाँ पे मास में 4 कम हो जाएगा, और यहाँ पे हीलियम एटम निकला, तो यहाँ से क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अल्फा प्लस के वाई। ठीक है, के अल्फा प्लस के वाई, और यहाँ से इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू पी अल्फा, ये मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो के अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और इसकी मास कितनी थी, एम इंटू फोर, तो एम इंटू फोर हो गया। और के वाई की वैल्यू कितनी थी, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और इसकी मास में हमारा कितना लूज हो गया, इसके मास में हमारा फोर का लूज हुआ ना, तो ए माइनस फोर। तो यहाँ से ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमें, फोर के अल्फा डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर, इसका कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यानी के वाई इक्वल टू फोर के अल्फा अपॉन ए माइनस फोर आ गया। तो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यू वैल्यू क्या होती है हमारी, के अल्फा प्लस के वाई, तो के अल्फा हो गया प्लस के वाई हो गया, यानी ए अपॉन ए माइनस फोर और मल्टीप्लाई बाई के अल्फा, ये हो गया क्यू वैल्यू। यानी के अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस फोर डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू वैल्यू। यदि हमारा ये डीके होता है, यदि अल्फा डीके होता है, तो ए हमारा इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 210, विच मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रिलीज एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। मीन्स इफ क्यू इज निगेटिव, तो यदि क्यू हमारा निगेटिव होता है तो द रिएक्शन इज इंडोर्जिक। ठीक है, ये क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यदि क्यू हमारा निगेटिव होता है तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy that bombarding particle must have the order of infinite at the इंडोर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो उसके लिए, ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको ईटीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू एम वन अपॉन एम टू प्लस वन, ये हो जाती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला। ईटीएच क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी, इतनी मिनिमम एनर्जी किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, M2 क्या हो गया हमारा, मास ऑफ द टारगेट, और ये M1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गया। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन सो बाय सम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई इज नोन एज द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, तो उस रिएक्शन को वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन उनका होता रहता है, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो होती है, इसलिए उनका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, और इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद द एमिशन ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ द पेनिट्रेशन रेडिएशन। इसमें क्या होता है हमारा कि सर्टेन टाइप ऑफ पेनिट्रेशन रेडिएशन इमिट होते रहते हैं। इसमें जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव रेस। ठीक है, और या फिर बिक्वेरल रेस, यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होता है वो अल्फा बीटा और गामा रेस के फॉर्म में इमिट होता है। द एलिमेंट और कंपाउंड हुज एटम्स डिसइंटीग्रेट एंड इमिट रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो हमारे रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, उस टाइप्स के एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी ये क्या होती है, ये कंटिन्यूअस फिनोमिना होती है, ये इरिवर्सिबल होता है, और न्यूक्लियर ये फिनोमिना होता है। ओके, तो यदि रेडियो एक्टिव डीके की बात करें तो यहाँ से दो हमारे एक अल्फा डीके होता है, और बीटा डीके में दो टाइप के डीके होते हैं, एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस डीके होता है, और एक हमारा थर्ड होता है वो गामा डीके। तो अल्फा डीके की बात करें तो ये अल्फा डीके में क्या होता है कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होती है वो क्या करती है, अल्फा पार्टिकल एमिट करती है। बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस डिक्रीजेज इज मास एनर्जी। यहाँ पे क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया तो ये क्या होती है इसकी
ये जो मास एनर्जी नंबर होती है, ये इसकी डिक्रीज हो जाती है एंड मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी की ओर हमारी आ जाती है। ओके, तो न्यूक्लियर हैविंग ए ग्रेटर देन 210, ये जो न्यूक्लियर यदि वेट हमारा 210 से ग्रेटर देन होता है तो वो अल्फा डिके करती है बाय रिलीजिंग द अल्फा पार्टिकल, इट कैन अटेन हायर स्टेबिलिटी एंड क्यू वैल्यू इस इसके लिए पॉजिटिव होती है। तो ये अल्फा डिके के बारे में हो गया। ओके, अब बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके में क्या होता है, एन बाई जेड का जो रेशियो होता है वो न्यूक्लियस इज चेंज। ठीक है, इन बीटा डिके एन बाई जेड रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस इज चेंज होता है। द डिके इज सोन बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ये एन बाई जेड का रेशियो यदि हमारा अनस्टेबल होता है तो ये डिके करता है और ये स्टेबिलिटी की ओर हमारा गेन हो जाता है। सो आइदर अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, इसमें क्या होता है, या फिर न्यूट्रॉन हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी डिस्कस एन बाई जेड ग्राफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियस। ठीक, दो टाइप के होते हैं। पहला ए टाइप का, यानी ए हमारा इधर है और ये हमारा स्टेबिलिटी कर्व है तो इसकी ओर जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि ये न्यूट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक, न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, यदि ये न्यूट्रॉन है, ये हमारा जेड एक्स है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। ठीक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, हमारा बीटा पार्टिकल निकला। ठीक, ये हमारा हो गया बीटा पार्टिकल निकला। यदि बीटा पार्टिकल निकला तो इसके मास में हमारा +1 हो जाएगा, यानी +1 मिल जाएगा। और दिस बीटा डिके इज नोन एज द बीटा माइनस डिके, इसको क्या कहते हैं, बीटा माइनस डीके कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वल टू के अल्फा प्लस के, और ये एंटी न्यूट्रिनो के लिए हो जाएगा के बीटा प्लस के, और ये एंटी न्यूट्रिनो के लिए हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी ये हमारी जो के बीटा की वैल्यू होती है वो लेस देन जीरो होती है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन क्यू वैल्यू होती है। तो ये हो गया बीटा माइनस डीके के लिए। अब बीटा प्लस डीके की बात कर लेते हैं, यानी बी टाइप की। इसमें ये हमारा पार्टिकल कहाँ होता है, इस साइड होता है, और ये हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व ये हो गया। तो इस साइड आने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना होता है, और ये हमारा पॉजिट्रॉन देता है और एक न्यूट्रिनो देता है। तो यहाँ से लेट से हमारा एग्जाम्पल है जेड एक्स ए होता है, तो एक हमारा ये पॉजिट्रॉन गिव अप किया तो यहाँ से जेड माइनस वन आ जाएगा और ये वाई ए मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा प्लस पार्टिकल। यहाँ पे एक बीटा प्लस पार्टिकल ही आता है और न्यूट्रिनो होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा प्लस डीके। और यहाँ पे गामा डीके की बात करें तो जब अल्फा और बीटा डीके होता है टेक प्लेस, द डॉटर न्यूक्लियस इज यूजुअली इन अ हायर एनर्जी स्टेट, सच द न्यूक्लियस कम टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग अ फोटोन और अ फोटॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे ये हायर एनर्जी स्टेट पे होता है, जैसे बीटा या फिर अल्फा डीके हुआ तो उसके न्यूक्लियस में भी चेंजेस होते हैं। जब न्यूक्लियस में चेंजेस होता है तो वहाँ पे गामा डीके होता है। गामा डीके में ये क्या करता है हमारा, कि ये एक गामा फोटॉन्स, फोटोन एक फोटोन या फिर कई सारे फोटॉन्स को एमिट करके ये स्टेबिलिटी की ओर गेन करता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ गामा फोटॉन्स की ये क्या होता है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। जैसे कि ये कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट 67 हमारा, ये निकल में हमारा कन्वर्ट हुआ और बीटा माइनस डीके हुआ। अब ये अनस्टेबल पार्टिकल होता है निकल वाला, तो ये क्या करेगा, एक गामा फोटोन एमिट करेगा। ये हमारा गामा फोटोन एमिट किया और ये स्टेबिलिटी की ओर गेन कर लिया। ओके, अच्छा, इसमें जो होता है ना मास में चेंजेस होते हैं ना एटॉमिक नंबर में चेंज होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल में हमारा, एक मिनट, अल्फा पार्टिकल में ये अल्फा डिके है ना, तो अल्फा पार्टिकल में हमारा ये हीलियम एटम देता है, तो इसमें मास में हमारा -2 का होता है चेंजेस। वेट अ मिनट, ये अल्फा पार्टिकल में मास में -4 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर में ये A-4, वेट अ मिनट, ये कितना हो जाता है मेरा, हमारा A-Z हो जाता है, और ये एक्स A-4 ना, A-4 हो जाता है, और इसके में चेंजेस कितना होते हैं, Z-2 का चेंजेस होता है। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल हो गया। और बीटा पार्टिकल में ये कितना चेंजेस होते हैं, बीटा पार्टिकल में ये हमारा Z-A बना, ये क्या हो जाता है हमारा, Z+1 हो जाता है, और एक्स और ये ए हो जाता है। ठीक है, ये बीटा प्लस, ये बीटा प्लस में, बीटा प्लस डीके में होता है। और बीटा माइनस डीके की बात करें तो ये हो गया हमारा बी टाइप। वेट अ मिनट, ये बीटा माइनस डीके है ना, ये बीटा माइनस डीके है। ठीक है, अच्छा, बीटा प्लस डीके की बात करें तो बीटा प्लस डीके में हमारा क्या होता है, बीटा प्लस डीके में एक्स और ये जेड था, ये ए था, ये इसमें क्या होता है हमारा, ये नीचे होगा ना, और ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, कि मास में 1 कम हो जाता है, तो A-1 हो जाता है, और ये Z-1 ना, ये हमने उल्टा लिख दिया, एक्स और ये जेड हो गया और ये ए हो गया, तो इसमें कितना हो जाता है,
एक प्रोटॉन कम हो जाता है, यानी Z-1 और ये हमें मिल गया X और ये A, ठीक है? इसमें हमारा यहाँ भी यहाँ ठीक था, ओके। तो ये और गामा डीके में क्या होता है, गामा डीके में कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है? यानी X और ये Z है, ये A है, तो ये एज़ इट ही रहता है, ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स की। वेट अ मिनट, कहाँ गया? तो यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है, पहले आइडेंटिटी क्या होती है अल्फा पार्टिकल की, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होते हैं, यानी 2He4 होता है, ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन यानी +2e होता है, यानी 4 mp इसका मास होता है नियर अबाउट। और इसमें बीटा बीटा पार्टिकल की यदि ये बात करें, तो यह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बीटा निगेटिव या फिर बीटा पॉजिटिव होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, -e होता है, रेस्ट मास इसका 0 होता है, ठीक। गामा डिके की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये फोटॉन्स होती है, ठीक। तो मास की बात कर लेते हैं, इसमें एमपी हमारा क्या हो गया, मास ऑफ द प्रोटॉन, और ये इसका मास क्या होता है, 4 mp होता है, ठीक। इसमें रेस्ट मास क्या होता है, इसका 0 होता है, ओके। स्पीड की बात कर ले तो ये 1.4 इंटू 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड होती है, और से लेके 2.2 इंटू 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड तक होती है। और ये क्या होता है, 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होता है, से लेके 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल स्पीड ऑफ लाइट से होता है, यानी ये सी इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड तक होती है। इसमें क्या होता है, only certain value between the range, their speed depend only the nature of the nucleus, ठीक है। इनका जो होता है स्पीड वो केवल न्यूक्लियस के नेचर पे डिपेंड करता है। और बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा माइनस पार्टिकल कम आउट विद डिफरेंट स्पीड, ये क्या होती है, डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द न्यूक्लियस के लिए, सेम टाइप ऑफ द न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट स्पीड में भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए गामा पार्टिकल के लिए सेम स्पीड फॉर ऑल, सभी के लिए सेम स्पीड होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और तीनों हमारी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो यहाँ पे इसके बाद इसमें आता है क्या, एनर्जी, ठीक है। वेट अ मिनट, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम आयनाइजेशन, इसके लिए क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे लाइन एंड डिस्क्रीट, ये क्या हो जाता है इसके लिए, गामा रेस, ठीक है। ये इसका जो, वेट अ मिनट, इसमें जो अल्फा पार्टिकल के लिए बात करें तो यहाँ से इसकी जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, सॉरी, ये पेनिट्रेशन पावर होती है वो कितनी हो जाती है अल्फा पार्टिकल के लिए, यहाँ यहाँ पे वन वन सॉरी 1 2 3 4 5 10,000 टाइम ग्रेटर देन गामा पार्टिकल से होती है इसकी आयनाइजेशन पावर। इसकी क्या होती है, 100 टाइम्स ऑफ द गामा रेज होती है, और ये गामा रेज का हो गया, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेज की होती है, फिर उसके बाद बीटा, और उसके बाद अल्फा की होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये बाई टर्निंग इफेक्ट, ये क्या होता है हमारा, बाई टर्निंग इफेक्ट बाई वीक न्यूक्लियर में ये इंटरेक्शन होता है, और ये विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी लिव्स इन द न्यूक्लियस में होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अल्फा डीके के लिए यहाँ पे ये हो गया हमारा, एक जेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जेड एक्स है, ये कन्वर्ट किस में हुआ, हमारा जेड इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो यहाँ से क्या होगा हमारा जेड, और ये एक्स और ये ए, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये हो जाएगा इसमें, हमारा जेड में -2 का कम हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा वाई, और ये इसके मास में हमारा 4 कम हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हीलियम का एटम एक निकलेगा 2He4, और यहाँ से क्यू वैल्यू निकलेगी, क्यू एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेट से हमारा ये एम एक्स, ओके। तो यहाँ से क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाता है, मास ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा इसका, एम एक्स, ये एम एक्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -ZMe, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को मास को हमने माइनस कर दिया, और क्या मिलेगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा, वेट अ मिनट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है यहाँ से हमारा, My, ठीक, My, और माइनस इसमें कितना हो जाएगा, Z-2 Me, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मास को निकाल दिया हमने, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लस हीलियम का ना, तो मास ऑफ द हीलियम माइनस इसके लिए भी हमने ये क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई C², ठीक है। तो ये इसके लिए क्यू वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, क्यू क्यू वैल्यू मिल जाएगी MX माइनस My माइनस MHE, ठीक है, ये मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई C², तो ये हो गया इसके लिए क्यू वैल्यू।
ओके, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से क्यू वैल्यू इसके लिए आ गई और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसके लिए हमारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों का मोमेंटम पी वाई और पी अल्फा का मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्यू वैल्यू, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू वैल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाई पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2m अल्फा टी अल्फा इक्वल टू 2my और टी वाई। ठीक, ये मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर कितना होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, तो इससे हमें ये मिल गया। ओके, तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, टी अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी अल्फा की वैल्यू एम वाई, और टी अल्फा की वैल्यू एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई, और ये मल्टीप्लाई बाई क्यू वैल्यू। ठीक, ये मिल गया। और ये टी अल्फा की हो गई वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टी वाई की वैल्यू निकालते हैं। टी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो ये टी वाई की वैल्यू हो गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट करते हैं। यहाँ से हमारा टी अल्फा कितना आ जाएगा, टी अल्फा आ जाएगा हमारा, इसमें कितना था, एम माइनस ए माइनस फोर ना, ये ए माइनस फोर था, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए, और मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये टी अल्फा का हमारा काइनेटिक एनर्जी का, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और वाई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ए बाई फोर और मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये हो गया हमारा फार्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए। ओके, तो यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं किसकी, बीटा डीके की। तो लेट से काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन। ओके, तो इसको हटा देते हैं। तो अब बीटा माइनस डीके की बात आई, तो बीटा माइनस डीके कैसे होता है, ये जेड हो गया हमारा, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, बीटा डीके हुआ, बीटा माइनस डीके हुआ, तो ये क्या हो जाता है हमारा जेड प्लस वन, और ये वाई नया पार्टिकल बनेगा हमारा वाई, और ये ए। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एमिट कर दिया हमने। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो जीरो, ठीक है, रेस्ट मास जीरो ले लिया हमने। और यहाँ से क्यू एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई क्यू, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वन, ये जो माइनस वन ई जीरो था, इसी को हम बीटा डी के लिख सकते हैं, बीटा माइनस डी के, यानी माइनस वन और बीटा जीरो। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आ जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहें या फिर बीटा पार्टिकल कहें, तो यहाँ से लेट से बीटा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम वाई, और डिवाइडेड बाई कितना, एम ई प्लस एम बीटा ना, एम बीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, एम वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू। ठीक है, और ये हो गया। और यदि वाई पार्टिकल जो हमारा नया पार्टिकल बना उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एम बीटा डिवाइडेड बाई एम बीटा प्लस एम वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू। ठीक, ये दोनों के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे बीटा प्लस डीके की बात करें, तो यहाँ पे हमारा बीटा प्लस डीके है ना, तो अच्छा, इसके लिए क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट अ मिनट, इसके लिए क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम बीटा माइनस डीके के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा न्यूट्रॉन है ना, बीटा माइनस डीके में हमारा न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन हमारा लिट से प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसका मास जीरो था, और यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से एम एक्स माइनस कितना हो जाएगा, जेड एम ई, और माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट ना, तो मास ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, यानी एम वाई माइनस इसके लिए कितना है, जेड प्लस वन है, और ये एम ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा, और प्लस हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो एम ई। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये एनर्जी है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें क्यू वैल्यू की वैल्यू एम एक्स माइनस एम वाई और मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, तो ये इसके लिए क्या हो गई, क्यू वैल्यू की हो गई। ओके, ये क्या हो गया हमारा, बीटा माइनस डीके के लिए क्यू वैल्यू। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बीटा प्लस डीके की। तो बीटा प्लस डीके क्या होता है हमारा, जेड
एक्स और ये ए है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है हमारा? ये हो जाता है इसमें जेड में 1 माइनस हो जाएगा, ओके, और ये हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा और ये ए हो गया और यहाँ पे +1 निकलता है ना, +1 ई और 0, ठीक है? और यहाँ से न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी निकलती है क्यू वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस ई, ये 1 प्लस और ई 0, इसी को हम लोग कहते हैं बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है? ये बीटा प्लस पार्टिकल कहते हैं इसको। और यहाँ से का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, ये बीटा प्लस डीके का एग्जाम्पल है। ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है यानी वो +1 और ई 0 प्लस न्यूट्रिनो निकला। तो यहाँ से क्यू वैल्यू की बात करें तो क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? क्यू वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा जेड ये मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट ना, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा? एम वाई माइनस ये जेड-1 एम ई और साथ में हमारा क्या था? एम ई, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, ठीक, और मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी इसके लिए एम एक्स माइनस एम वाई और माइनस 2 एम ई और सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा बीटा प्लस डीके के लिए क्यू वैल्यू, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे आता है के कैप्चर। के कैप्चर में क्या होता है? इट इज अ रेयर प्रोसेस विच इज फाउंड ओनली इन अ फ्यू न्यूक्लियस, ये केवल कुछ ही न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस कैप्चर वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के सेल, ये क्या करता है कि एटॉमिक सेल में एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। द अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कंबाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अ न्यूट्रिनो इज आल्सो एमिटेड इन दिस प्रोसेस, इसमें हमारा न्यूट्रिनो निकलता है और एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से निकलता है, ओके? तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा कि एक प्रोटॉन है, लेट्स से ये हमारा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और इसमें ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये न्यूट्रिनो बनाएगा, ओके? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड एक्स ए, ये क्या किया हमारा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये जेड-1 और ये एक्स और ये हो जाएगा ए और यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलेगा और क्यू वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे एक्स रेज निकलेगा, ठीक है? एक्स रेज, ये एक्स रेज कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा, ओके? ये हो गया हमारा इसके लिए फॉर्मूला, ओके? सो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम रिएक्शन के बेस पे कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे जेड एक्स और ए प्लस एक हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और ये बना लिया हमारा जेड-1 वाई ए और ये न्यूट्रिनो, ठीक है? ये हो गया हमारा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक? सो यहाँ पे सोडी एंड फेजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि अल्फा डीके के बारे में, द एमिशन ऑफ अ वन अल्फा पार्टिकल रिड्यूस द मास नंबर, कितना हो जाता है इसमें? 4 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा एंड एटॉमिक नंबर 2 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये फार्मूला हो गया, ठीक है? रिएक्शन हो गया इसके लिए। और बीटा डीके की बात करें तो बीटा पार्टिकल आर सेड टू बी द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डज इट मीन द न्यूक्लियस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नो, इट इज stabilized fact that the nucleus does not contain any electron. When a nucleus emit a beta particle, one of the neutron break into a proton and electron, ठीक है? यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो डिके होता है तो हमारा जो प्रोटॉन डिके हुआ, ठीक है, लेट से हमारा जो बीटा पार्टिकल डिके हुआ तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें? न्यूट्रॉन ब्रेक में हो जाता है, हमारा न्यूट्रॉन डिके होता है और ये ब्रेक किसमें हो जाता है? प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में हमारा ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से इसका ये फार्मूला क्या हो गया, न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में डिके हो गया और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एंटी न्यूट्रिनो दे देता है, ओके? सो यहाँ पे दिस एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल इज कॉज्ड बाय द डिके ऑफ द न्यूट्रिनो इनटू प्रोटॉन, यहाँ पे किसके कारण होता है? यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में डिके हो जाता है। द डॉटर न्यूक्लियस दस हैज द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है? इसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बट सेम मासेस नंबर एज द पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? सेम मासेस ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +1 प्रोटॉन में हो जाएगा और मास नंबर क्या रहेगा इसके लिए? सेम रहेगा। अब हम गामा डीके की बात कर लेते हैं। तो गामा डीके क्या होता है? व्हेन पेरेंट एटम एमिट गामा रेज, नो चेंज इन द इन्वॉल्व एज दे आर न्यूट्रल रेज, ठीक है? इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक नंबर और मास नंबर में इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है पेरेंट न्यूक्लियाई के। However, the emission of the gamma rays represented energy. Hence, the emission of these rays change the nucleus from
फ्रॉम अनएक्साइटेड हाई एनर्जी स्टेट टू लेस एक्साइटेड लोअर एनर्जी स्टेट। यानी ये केवल क्या करता है, न्यूक्लियस को हाई एक्साइटेड एनर्जी लेवल से लेके लोअर स्टेट एनर्जी स्टेट तक लाता है, और इसमें कोई भी चेंज मास नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर में कोई चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। सो